नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए हरियाणा में लगभग 1.5 महीने से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। हालांकि राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन इसके बाद भी राज्य में कुछ छूट देते हुए लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। देखें रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि हरियाणा में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इसी के साथ ही अब दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक खुल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुकानदार और इवेंट फार्मूला का पालन करेंगे। अगर बात शिक्षण संस्थानों की करें तो अगली 15 जून तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। दुकानें खुलने का समय है, उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें, लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए। तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा और उसी प्रकार से ऑड इवन हिसाब से चलेगा। ऑड जो डेट है तो ऑड नंबर की दुकानें, इवन डेट है तो इवन नंबर की दुकानें ये खुलेंगी। ये प्रावधान भी उसी हिसाब से ये चलेगा। वहीं कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उनको लेकर बड़ी घोषणा की गई है। सीएम ने कहा है कि जिन बच्चों के माता पिता की इस कोरोना काल में मौत हो गई है, ऐसे बच्चों को सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी, जिसमें 18 साल तक के वो बच्चे जिनको किसी परिवार ने गोद लिया हो और माता पिता की मौत हो गई हो, तो ऐसे बच्चों को सरकार हर महीने 2500 रुपए महीना देगी और साथ ही पूरे साल में 12,000 की आर्थिक मदद उनके खर्चे के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन बच्चों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ऐसे बच्चों की देखभाल बाल देखभाल संस्थान करेगी। जिनके दोनों माता पिता की डेथ हो गई अथवा दोनों में से जो कमाने वाले माता पिता में से थे उनकी डेथ हुई, अथवा जो उनके अभिभावक जिन्होंने गोद ले रखा था उस बच्चे को किसी कारण से पहले से मानो वो किसी कारण से भी उसका माता पिता का साया नहीं रहा, उनको गोद लिया या कोई भी कारण हो सकता है, तो गोद लेने वाले माता पिता उनका देहांत हो गया, ऐसे ऑर्फन्स को ये स्कीम लागू होगी। माता पिता ना होने के बाद भी बाकी जो उनको संभाल करने वाले हैं उनके साथ अगर वो बच्चा रहता है तो 2500 रुपया महीना उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी और 18 वर्ष तक ये सहायता चलेगी। और वो बच्चा विद्यार्थी काल जब उसका रहेगा तो उस विद्यार्थी काल में 12,000 रुपया साल का ये अन्य खर्चों के लिए ये उनको उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार भी कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के पालन पोषण को लेकर योजना लेकर आई है। वहीं सीएम के इस फैसले से अनाथ बच्चों के जख्मों पर मरहम लगेगा और सरकार के इस फैसले से बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बढ़ते आगे। अगर आप हरियाणा से हैं और आपके पास पालिका की संपत्ति लीज पर है तो आपको खुश हो जाना चाहिए। दरअसल हरियाणा सरकार ने पालिकाओं की दुकानों और मकानों का मालिकाना हक उन पर काबिज लोगों को देने की घोषणा की है, लेकिन वो कैसे, इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम मनोहर लाल ने 20 साल से ज्यादा समय से किराए, लीज या फिर लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों और मकानों की मालिकाना हक उन पर काबिज व्यक्तियों को देने की घोषणा की है। इसके लिए एक नीति बनाई गई है जिसके तहत जमीन पर काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी। सीएम मनोहर लाल ने यह घोषणा यहां डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए की। इस मौके पर सीएम ने सभी मीडिया कर्मियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। हमने योजना बनाई है कि 20 वर्ष या इससे ज़्यादा जिन परिवारों के कब्जे में लीज के कारण से जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो दुकान है चाहे मकान है, ऐसे सब उनको मलकियत का अधिकार दे दिया जाए, उनको मालिक बना दिया जाए
और मालिक बनाने के लिए एक स्कीम की आज मैं घोषणा कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने और नहरों पर वाटर कोर्स के कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए काडा को मिकाडा के रूप में पुनर्गठन किया है। इस प्राधिकरण के गठन का लक्ष्य उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग कर हर खेत को अधिकतम सिंचाई जल देना है। इस प्राधिकरण ने सूक्ष्म सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया है। इसके जरिए सिंचाई जल का अधिकतम उपयोग करना, पानी की बर्बादी को कम करना, फसल के जोखिम को कम करना और खाद्यान्न सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। और इसके साथ ये शर्त भी लगाई है कि माइक्रो इरिगेशन जो करेंगे उनको प्राथमिकता पर, चाहे बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन होंगे, चाहे सिंचाई की योजनाएं होंगी, तो इनको माइक्रो इरिगेशन की प्राथमिकता जो लगाएगा उसको प्रथम उसको सेवा दी जाएगी। 70% अपने खेत में माइक्रो इरिगेशन पर ये लोग आए, तो इस प्रकार की योजना बनाई गई है। सीएम की इन घोषणाओं से प्रदेश के तमाम लोगों में खुशी की लहर है और कई लोगों को नगर पालिका की बहुमूल्य संपत्ति सस्ते दाम पर भी मिल जाएगी। जनतंत्र टीवी के लिए चंडीगढ़ से ओपी शर्मा की रिपोर्ट। और हरियाणा में कोरोना ब्लैक फंगस के इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में समय पर लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। इसी को लेकर जनतंत्र टीवी के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के संपादक आशीष अग्रवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सवाल किया। मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने कमेटियों और अस्पतालों के समन्वय में कमी की वजह से आ रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। इसी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर स्टॉक बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जबकि कमेटियों को भी इस संबंध में उचित हिदायतें दी हैं। है कि कोरोना के बाद अब जो ब्लैक फंगस की बीमारी आई है उससे जुड़े जो इंजेक्शन हैं उसके लिए कमेटी तो बना दी गई, लेकिन जो संबंधित अस्पताल हैं उनका ये तर्क है कि उनको कमेटी से समय पर रिप्लाई नहीं मिल पाता और वो कमेटी को संपर्क भी नहीं कर पा रहे और परेशान जो मरीज के परिजन हैं वो हो रहे हैं। तो इसके लिए कि कोऑर्डिनेशन कुछ बेटर हो उनके बीच में, इसको लेकर क्या कुछ हिदायतें दी जाएंगी, क्योंकि ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनके परिजन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इसको लेकर। सर देखिए आशीष जी, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा संकट इसमें स्टॉक अवेलेबिलिटी का है। अब पहले शुरू के दिन जब ये कोरोना हमारे ध्यान में आया तो उस दिन सारी दवाइयाँ बाजार से गायब हो गई थी। सिर्फ पहली खेप में हमको 200 ही इंजेक्शन मिले थे और 200 इंजेक्शन देखा जाए तो गंभीर मरीज है, 2 मरीज भी ठीक नहीं हो सकते उससे। फिर बाद में 400 और मिले, 600 हुए, बढ़ते बढ़ते फिर अब लगभग 6-6.5 हज़ार भी मिले हैं। 6-6.5 हज़ार का भी मैं देखता हूँ तो उसको अगर 50-60 भी लगाते हैं हम इंजेक्शन तो भी कितने 60 पेशेंट को 6,000 लग जाते हैं। पेशेंट अभी 550 से यानी 600 के आसपास जो हॉस्पिटल में इस समय इलाज हो रहा है, लेकिन अभी 2,000 इंजेक्शन हमको 2 दिन में, अगले 2 दिन में मिलने वाले हैं। 5,000 का और हमने ऑर्डर दिया है। अब चूँकि 5 नई कंपनियों को भी केंद्र सरकार ने उनको लाइसेंस दे दिया है और जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ेगा मैं समझता हूँ इसका जो रेप्लिकेशन होगा, उसका रिपीटेशन जो होगा वो प्रोडक्शन का बड़ी मात्रा में होगा। और ये एक एक्सपेंशन के जो काम चल रहे हैं इसमें सरकार ने हर प्रकार की सुविधाएं दी हैं, केंद्र सरकार ने भी दी है। हमने प्रदेश सरकार में भी 500 करोड़ रुपए का एक बजट बनाया है, एक फंड बनाया है कि अगर कोई कोरोना या कोरोना से रिलेटेड अभी ब्लैक फंगस, इसके इलाज के लिए कोई दवाई बनाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है, कोई और उपयोग इन्वेस्टमेंट करता है, उसके पास पैसा नहीं है तो विदाउट इंटरेस्ट 1 साल के इंटरेस्ट को भी हमने फ्री कर दिया। वो बैंक से पैसे ले और अपने काम को चालू करे। तो बहुत सी कंपनियां अब आ गई हैं। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग फेज़ जो बहुत कठिनाई का था उसमें सब निकल गए हैं। अब उसका एक प्रोसीजर बनाया है कि जो फिजिशियन है इलाज करने वाला उसका एक प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा भर करके उनको ऑनलाइन भेजना होता है। ऑनलाइन जो कमेटी बनी है उस कमेटी को भेजते हैं, कमेटी उसका अध्ययन करती है। 2 कठिनाइयाँ कमेटी की होती हैं। एक तो ये कि जिनके लिए वो समझते हैं कि इनको अभी बहुत आवश्यक नहीं है ब्लैक फंगस, क्योंकि जनता को या अभिभावक को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता दवाई का कि कौन सी दवाई इसको लगेगी। कमेटी तय करती है कि इसको अभी आवश्यकता नहीं है। और दूसरा स्टॉक के बारे में भी उस कमेटी को बताया जाता है कि आप लोग जितना स्टॉक है उसके हिसाब से ही रिकमेंड करें। अगर मान लो रिकमेंडेशन ज़्यादा वो करते हैं, स्टॉक है नहीं, तो बहुत बड़ी दुविधाएँ पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए वो सारी चीज़ें तालमेल करने के बाद कमेटी ऑनलाइन लेती है जानकारी, ऑनलाइन ही वापस 24 घंटे के अंदर उनको बता देते हैं कि हाँ अब आपको इंजेक्शन ये चाहिए। तो इंजेक्शन ज़रूर कम है, लिमिटेड मात्रा में मिलते हैं।
ताकि एक व्यक्ति, क्योंकि ये बीमारी बिल्कुल ऐसी भी नहीं है जिसके कारण से और कोई अचानक को तबीयत खराब होती है, ये बहुत ग्रेजुअल तरीके से आगे बढ़ती है। तो इसका इलाज भी कम से कम 8 दिन से लेके 1 महीने तक इंजेक्शन दिए जाते हैं। किसी के 8 दिन में इंजेक्शन ठीक हो जाते हैं, किसी को 10 दिन लगते हैं, 15 लगते हैं, 20 लगते हैं, 1 महीने तक इंजेक्शन लगते हैं और 2 से 5 प्रतिदिन की अलग अलग उसकी डोज भी है। तो ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर्स हैं वही अच्छे प्रकार से बता सकते हैं। हमारा काम मुख्य है कि स्टॉक कैसे उपलब्ध हो ज़्यादा ये काम है। और खबर गुरुग्राम से है, जहां पर एक मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे के माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद अन्य परिजनों ने उस बच्चे को गोद लिया। लेकिन कोरोना काल में गोद लेने वाले पिता की कोरोना से मौत हो गई और फिर माता का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद ये बच्चा फिर से अनाथ हो गया। अब हरियाणा सरकार ने आगे आकर इस बच्चे की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं और इस मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे को गोद ले लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ से दिल्ली जाते समय बीच में ही अचानक गुरुग्राम आए और दीप आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने विशाल को देखा और कहा कि उसके पालन पोषण और देखभाल का खर्च हरियाणा सरकार उठाएगी। फरीदाबाद का 16 साल का विशाल, जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग है। विशाल के माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद अन्य परिजनों ने विशाल को गोद लिया, लेकिन गोद लेने वाले पिता की कोरोना काल में कोरोना से मौत हो गई, फिर माता का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद ये बच्चा फिर से अनाथ हो गया है। अब हरियाणा सरकार ने आगे आकर इस बच्चे की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं और इस मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे को गोद ले लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से दिल्ली जाते समय बीच में ही अचानक गुरुग्राम आए और दीप आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने विशाल को देखा और कहा कि उसके पालन पोषण और देखरेख का खर्चा हरियाणा सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री इस आश्रम में विशेष शिक्षा प्राप्त कर रहे अन्य मानसिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों से भी मिले। हमको ये पता लगा कि एक बालक ऐसा है जो पहले भी अनाथ था, बाद में जिस माता पिता ने इसको अडॉप्ट किया, दुर्भाग्यवश वो भी नहीं बच पाए। एक तो उनमें से कोविड के कारण से उनका देहांत हो गया और दूसरे भी उनके माताजी भी चल बसे, तो आज फिर वो बच्चा अनाथ हुआ है। लेकिन यहाँ ये जो बच्चा आज आया है ये MR है, मेंटली रिटार्टेड है। तो यहाँ जो सेवा कर रहे हैं, जो संस्था है यहाँ, ये संस्था भी इन बच्चों की जो सेवा कर रही है, बहुत ही सराहनीय काम है। अनाथ बच्चे विशाल को देखने और दीप आश्रम में रह रहे अन्य दिव्यांग विद्यार्थियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कल ही हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी PM केयर फंड्स के माध्यम से ऐसे बच्चों का पालन पोषण और 23 साल की उम्र तक खर्चा उठाने की योजना बनाई है। जो बच्चे विशेष तौर पर इस कोविड के कारण से ऑर्फन हुए, कल ही हमने इसकी एक योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इसकी घोषणा की थी और प्रधानमंत्री जी ने भी PM केयर्स फंड के माध्यम से ऐसे बच्चों को उनकी पढ़ाई, उनका रखरखाव और वो 23 साल तक उनका योजना सारी बनाई गई है। यहाँ दीप आश्रम नाम की ये संस्था ऐसे दिव्यांग बच्चों की सेवा कर रही है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। CM मनोहर लाल ने इस संस्थान को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि ऐसी संस्थाएं और आश्रम की भी हरियाणा सरकार निश्चित रूप से सहायता करेगी, ताकि ऐसे बच्चों के पालन पोषण में कोई कठिनाई न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।